शिक्षा के क्षेत्र में बाल मनोविज्ञान का ज्ञान एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण हथियार है। जब तक आप चाइल्ड साइकोलॉजी को नहीं समझोगे, बाल मनोविज्ञान को नहीं समझोगे, तब तक अपने आप को आप एक अच्छा शिक्षक के रूप में स्थापित नहीं कर पाओगे। बाल मनोविज्ञान मनोविज्ञान का वह शाखा है जो बच्चे को जन्म से लेकर किशोरावस्था तक उसके शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और भावनात्मक विकास का वैज्ञानिक अध्ययन करती है। एक बच्चा अपने आप में यूनिक होता है। उसके सोचने, समझने और सीखने का तरीका अलग होता है। सारे बच्चों का एक यूनिक टैलेंट होता है सारे बच्चों में। तो यूनिक को आइडेंटिफाई करना भी चाइल्ड साइकोलॉजी के में ही आता है। अगर शिक्षक चाइल्ड साइकोलॉजी के बारे में जानेगा, वो समझेगा कि कौन बच्चा किस चीज में एक्टिव है, तो वो बच्चे को सही दिशा निर्देश दे सकता है। बिना बाल मनोविज्ञान को समझे एक शिक्षक केवल पाठ्यक्रम को पूरा कर सकता है, लेकिन वो कभी एक बेहतरीन मार्गदर्शक नहीं बन सकता। रूसो ने कहा था कि बच्चा एक ऐसी पुस्तक है जिसे शिक्षक अंत से शुरू शुरू से अंत तक पढ़ता है। इसका सीधा सा अर्थ यह है कि पढ़ाने से पहले मन को पढ़ना जरूरी है, जिसे आप पढ़ाना चाहते हैं। अच्छा, आप एग्जाम्पल के तौर पे समझिए कि मान लीजिए आप किसी स्कूल में गए, आप क्लास ले रहे हैं, बच्चा के आप चीजों को समझ नहीं पा रहे हैं, आप किसी टॉपिक को पूरा पढ़ा दिए, बच्चा नहीं समझा और आप समझने की कोशिश भी नहीं किए, तो क्या आप एक बेहतर शिक्षक हुए? नहीं, आप एक बेहतर शिक्षक नहीं हुए। हम लोग को सबसे पहले ये समझना होगा कि जो चीजें हम बता रहे हैं वो बच्चे समझे। वो बच्चा समझ के हम लोगों को, बच्चा बन के हम लोग को समझना पड़ेगा कि अगर मैं बच्चे के बीच में बैठा होता तो कैसा फील कर रहा होता, मैं चीजों को समझ नहीं पा रहा था पाता तो क्या मेथड करता। ये सब चीजें चाइल्ड साइकोलॉजी में आती है। देखिए, बाल मनोविज्ञान के प्रमुख क्षेत्र क्या क्या आते हैं। बाल मनोविज्ञान का पहला आता है शारीरिक विकास, फिजिकल डेवलपमेंट। इसमें बच्चे की ऊंचाई, वजन, मांसपेशियों का विकास और मोटर स्किल्स शामिल है। यह बच्चे के समग्र स्वास्थ्य और ऊर्जा स्तर को प्रभावित करता है। एक थका हुआ या कुपोषित बच्चा कक्षा के अंदर कभी भी बेहतर प्रदर्शन नहीं करता। हमको सबसे पहले बच्चा के मेंटल हेल्थ को देखना है। उसका वजन अच्छा से हो रहा है कि नहीं। अगर वो लगातार थका-थका सा रह रहा है, तो उसके पेरेंट्स को हम इन्फॉर्म करेंगे कि बच्चा को क्यों ऐसा हो रहा है, क्या ऐसा इसका शेड्यूल है, या फिर कोई मेडिकल कंडीशन है तो हम पेरेंट्स को सजेशन देंगे कि इसका मेडिकल कंडीशन को सुधारा जाए। ये सब एक शिक्षक का ही काम होता है कि बच्चे के शारीरिक चीज पे भी ध्यान देना। अगर बच्चे का विकास नहीं हो रहा है, मान लीजिए कि क्लास 5 का बच्चा है और उस हिसाब से उसका शरीर का विकास नहीं हुआ है, 14 साल का बच्चा है, उस हिसाब से उसका विकास नहीं हुआ है, तो हम लोग को ध्यान देना है कि उसके पेरेंट्स से मिलके बताना है कि कहाँ क्या दिक्कत आ रही है, कोई मेडिकल कंडीशन तो इसका नहीं है, उसके लिए भी पेरेंट्स से बात करना है। उसके बाद संज्ञात्मक विकास। संज्ञानात्मक विकास का अर्थ है बच्चों के सोचने, तर्क करने, याद रखने और समस्या सुलझाने की क्षमता का विकास। इसमें क्या है कि बच्चे के तर्क करने का, तर्क कैसे करेगा बच्चा? जब आप क्लास में एक अच्छा एटमॉस्फेयर प्रदान करेंगे, आप किसी टॉपिक को पढ़ा रहे हैं तो बच्चों को उसमें इन्वॉल्व करेंगे, बच्चे से आप पूछेंगे, टॉपिक बाय टॉपिक पूछेंगे, तब बच्चा का तार्किक सोच डेवलप होगा। याद रखने में, अगर बच्चा को मेमोरी प्रॉब्लम है, याद रखने में उसको प्रॉब्लम हो रहा है, तो अभी बहुत सारे मॉडर्न टेक्निक आ गए हैं। आप मॉडर्न टेक्निक का यूज कर सकते हैं। याद करने के लिए कुछ लैंडमार्क्स बता सकते हैं उसको। तो ये सब टेक्निक है जिससे कि चाइल्ड साइकोलॉजी में यूज किया जाता है। ठीक है। प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास को विभिन्न चरणों में व्याख्या की है, जो बताती है कि अलग अलग उम्र में बच्चों को अलग अलग तरीके से सीखने की काबिलियत होती है। ठीक है। उसके बाद एक है सामाजिक और भावनात्मक विकास, सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट। इसमें बच्चे का अपने माता पिता, शिक्षकों और दोस्तों के साथ रिश्ता बनाना शामिल है। बच्चे अपनी भावनाओं जैसे डर, खुशी, गुस्सा कैसे व्यक्त करता है और दूसरे की भावनाओं को कैसे समझता है, ये इसी क्षेत्र में आता है। सबसे पहले भावनाओं को कंट्रोल करना बच्चों को कौन सिखाएगा? वो शिक्षक का काम है कि अगर वो गुस्सा हो रहा है तो गुस्सा, एंगर को भी कैसे कंट्रोल करेगा। अगर वो खुशी हो रहा है तो खुशी में बहुत ज्यादा एग्रेसिव ना हो जाए।
अगर उसको कोई डरा रहा है और डर के वो अपने माता-पिता से बातें को शेयर नहीं कर पा रहा है, शिक्षक से बातें को शेयर नहीं कर पा रहा है, वो अंदर ही अंदर घुट रहा है, तो उसको भी एक ऐसा एटमॉस्फेयर प्रदान करिए कि अगर वो कोई समाज में उसको डरा रहा है या फिर उसके साथ कुछ गलत हो रहा है, उसका शोषण हो रहा है, तो वो आपसे आकर डायरेक्ट बातें कर सके। ये सामाजिक डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट का ये पार्ट, ठीक है? तो ये सब हमारा पॉइंट्स है। बाल विकास की विभिन्न अवस्थाएं, स्टेज ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। अब हम समझेंगे कि किस चरणबद्ध तरीके से बच्चों का बाल विकास होता है, ठीक है? एक शिक्षक को बच्चे की उम्र के अनुसार उनके मनोवैज्ञानिक जरूरतों को समझना चाहिए। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मान लीजिए कि हम तो उस किसी टॉपिक को पढ़ा रहे हैं, तो हम उस टॉपिक को बहुत डीपली जानते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि जिस स्टेज में, जिस उम्र में वो बच्चा है, उसका दिमाग उतना डेवलप हुआ है कि हमारे बातों को आसानी से समझ जाए। कभी-कभी क्या होता है, हम किसी पॉइंट को समझाते हैं और जब बच्चा समझ नहीं पाता है तो बहुत ज्यादा हम एग्रेसिव हो जाते हैं कि वो बच्चा समझ नहीं पाता है, पा रहा है, हम उसको पनिशमेंट देते हैं। तो इन सब चीजों से बचना होगा। हम लोग को समझना होगा कि अगर जो चीजें हम बहुत आसानी से समझा दे रहे हैं, हो सकता है कि बच्चा का माइंड डेवलप उस टाइप से किया ही ना हो कि हमारा पॉइंट्स को समझ पाए, तो दूसरे तरीके को अपनाना है, उसको थोड़ा सा और लाइट माहौल करना है और अच्छे से समझाना है। बाल विकास को मुख्यतः 4 भागों में बाँटा जा सकता है, ठीक है? पहला है शिष्यावस्था, जन्म से 2 वर्ष। ये सीखने की सबसे तेज अवस्था होती है। इसमें क्या होता है कि इसमें शिक्षक का रोल बहुत ज़्यादा नहीं होता है। इसमें क्या होता है कि माता-पिता का रोल होता है इसमें। माता-पिता, उसके पेरेंट्स, ग्रैंडफ़ादर, ये सब लोग का रोल होता है। इसमें क्या होता है कि बच्चे, इस आयु को कहते हैं टॉय एज, खिलौने की आयु। इसमें क्या होता है कि बच्चे के पास बहुत ज़्यादा जिज्ञासा होता है क्योंकि वो दुनिया को पहली बार देख रहा होता है। उसके पास क्यूरियोसिटी होता है, वो लगातार क्वेश्चन करता है, ये कैसे हो रहा है, वो कैसे हो रहा है, लगातार सवाल पूछता है। उसकी कल्पना शक्ति सबसे ज़्यादा तेज होती है क्योंकि वो दुनिया को देखता है और चीज़ों को समझता है। वो लगातार क्वेश्चन अपने फैमिली से करता है, अपने पापा से करता है, अपने मम्मी से करता है कि मम्मी ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है? ये सीखने के सबसे बेसिक स्टेज है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट रोल होता है माता-पिता का, ठीक है? उसके बाद होता है पूर्व बालावस्था, अर्ली चाइल्डहुड, 2 से 6 वर्ष। इसे भी अ, इसे भी लगभग वही बोला जाता है कि क्या बोलते हैं, सीखने की उम्र होती है। इसमें थोड़ा शिक्षक का रोल होता है। 6 जो 2 से 6 वर्ष का होता है क्योंकि इसमें प्ले स्कूल शामिल हो जाता है। तो प्ले स्कूल में बच्चे को कैसे बोलना है, कैसे बैठना है, टाइमिंग, सबसे बड़ा टाइमिंग, टाइम मैनेजमेंट क्या है? अगर बच्चा टाइम से 9 बजे से स्कूल अगर फॉलो करने लगे प्ले स्कूल से ही, तो आगे चल के उस टाइम को फॉलो करेगा। क्लास में कैसे उसको बिहेव करना है, कैसे पढ़ना है, नए-नए चीज़ों को सीखता है, उसको डमी के माध्यम से हम सिखाते हैं, मैथ का किट देते हैं। 2+2 के लिए हम 3D जो किट आता है, किट देते हैं उसको हम। उसको हम प्ले एक्टिविटी से हम सिखाते हैं बहुत सारा चीज़। ये सब आता है अर्ली चाइल्डहुड। उसके बाद आता है उत्तर बाल अवस्था, लेट चाइल्डहुड, 6 से 12 वर्ष। इसे स्कूली आय, ये प्रॉपर स्कूली आयु में आ जाता है। स्कूल एज में। इसमें क्या होता है कि बच्चे का तार्किक सोच विकसित होने लगता है। वो जो हमारा सोसाइटी का नियम है, जो हमारा समाज का नियम है, वो समझने लगता है। वो अपने सिलेबस को समझने लगता है। वो समझने लगता है कि हम किस उद्देश्य के लिए पढ़ रहे हैं। लगभग उसका उद्देश्य निर्धारित होने लगता है। वो बहुत सारी चीज़ को देख के इन्फ्लुएंस होता है। वो इन्फ्लुएंशियल होते जाता है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट एज होता है 6 से 12 वर्ष का और इसमें शिक्षक का सबसे इम्पोर्टेंट रोल होता है। क्योंकि वही बच्चे के तार्किक सोच को अच्छा से कर सकते हैं, उसको बता सकते हैं क्योंकि बच्चों को क्लास में पूछा जाता है कि बड़े होके क्या बनोगे? तो सबसे पहला आंसर हमारा छठी सातवीं में ही आता है। जिस बच्चे को जो सेक्टर, जो लोग उसको मोटिवेट कर रहे हैं, वो उस लायक बनना चाहता है। तो ये तार्किक सोच का विस्तार होता है हमारा लेट चाइल्डहुड अवस्था में, ठीक है? उसके बाद आता है हम किशोरावस्था में, 12 से 18 वर्ष। मनोवैज्ञानिक एस्टले हॉल ने इसे तूफान और संघर्ष की अवस्था कहा है। इस सबसे तूफान और संघर्ष की अवस्था इसलिए कहा गया है क्योंकि सबसे ज्यादा टफ कंपटीशन इसी एज में होता है क्योंकि इस एज में आके हम लोग को ये पता चल जाता है कि कितना टफ कंपटीशन है हमारे पास, क्या क्या हमारा सिलेबस हो, क्या क्या चैलेंजेस लाइफ, क्योंकि हम जीवन के पहलू को इस एज में आके समझ जाते हैं। हमारा जो जीवन का रेस है उसमें हम शामिल हो जाते हैं। इस उम्र में तेजी से शारीरिक शारीरिक हार्मोनल विकास भी होता है क्योंकि 12 वर्ष के बाद शरीर तेजी से विकसित करता है, हार्मोनल बदलाव होते हैं।
इस एज में क्या होता है कि इस एज में शिक्षक का जिम्मेदारी सबसे ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि जब हार्मोनल बदलाव होता है तो बहुत सारे बच्चे ऐसा हो जाते हैं जिनमें कि विद्रोह की भावना उत्पन्न हो जाती है। वो थोड़े से एग्रेसिव माइंडसेट के हो जाते हैं। वो क्योंकि हार्मोनल बदलाव को हैंडल नहीं कर पाते हैं, तो इस चीज को भी हैंडल करना सिखाना शिक्षक का ही काम होता है। शिक्षक उनको प्रॉपर जानकारी दें कि आप अपने जो भी आपका एनर्जी है उसको सही चीजों में यूज करें, अपने पढ़ाई में यूज करें, अपने दिनचर्या सही करने में यूज करें। अगर आपके पास एक्टिविटी है, आपके पास अगर अच्छा दौड़ने की क्षमता है, तो आप दौड़े, अच्छा से डिफेंस ज्वाइन करें। अलग अलग सेक्टर का उनको जानकारी हम दे सकते हैं कि नीट क्या होता है, जेई क्या होता है, उसके बाद हमारा डिफेंस सेक्टर क्या होता है, ऐसे सीजीएल कैसे कर सकते हैं, बीपीएससी कैसे कर सकते हैं, यूपीएससी कैसे कर सकते हैं। विभिन्न सेक्टरों से अवगत कराते हैं। बच्चा भी बहुत सारा चीज सीखता है इस एज में आके। किशोरावस्था सबसे धैर्य और संवेदनशील, किशोरावस्था में बच्चे को सबसे ज्यादा धैर्य और संवेदनशीलता दिखाने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि इस एज में आके बच्चे बहुत ज्यादा उग्र होते हैं। देखिए, शिक्षा में बाल मनोविज्ञानी का महत्व। एक प्रभावी शिक्षक बनने के लिए बाल मनोविज्ञान का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। इसके प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं। व्यक्तिक व्यक्तिगत विभिन्नताओं को समझना, अंडरस्टैंडिंग इंडिविजुअल डिफरेंसेस। कक्षा में बैठा हर बच्चा एक समान नहीं होता है। मैंने कल की क्लास में भी डिस्कस किया था कि जरूरी नहीं है कि जो बच्चा बैठा है अभी क्लास में सब बच्चा एक जैसा है। किसी का याददाश्त तेज होता है तो कोई कला में निपुण होता है। अच्छा, एक छोटा सा एग्जांपल हम दे रहे हैं। मान लीजिए कि अगर घोड़ा को पानी में दौड़ाया जाए, पानी के अंदर घोड़ा को डाल दिया जाए, वो डूब के मर जाएगा। और अगर मछली को रोड पे फेंक दिया जाए तो तड़प के मर जाएगा। सिंपल सा एग्जांपल है। अगर मछली का असली ताकत देखना है तो उसको आप पानी में डालिए, फिर उसका ताकत दिखेगा। और घोड़ा को आप रोड पे छोड़ के देखिए, तब उसका ताकत दिखेगा कि हाँ, घोड़ा का क्या ताकत होता है। तो सेम हम लोग पे, बच्चों पे भी अप्लाई होता है कि अगर जो बच्चा मान लीजिए क्रिकेट खेलने में अच्छा है, तो उससे हम मैथ क्यों पढ़ाएंगे। कोई बच्चा हिस्ट्री में अच्छा है, तो उससे जबरदस्ती मैथ उसको समझ में नहीं आ रहा, मैथ उस पे क्यों थोपेंगे। हो सकता है कि वो अच्छा हिस्ट्री में कर जाए, हिस्ट्री में अच्छा पढ़ जाए, आगे जाके प्रोफेसर बन जाए। तो हम लोग को थोड़ा चाइल्ड साइकोलॉजी में समझना है कि इस बच्चे में क्या स्किल्स है। हो सकता है वो कला में अच्छा हो, सिंगिंग अच्छा करता हो, डांसिंग अच्छा करता हो, कोई गेम अच्छा खेलता हो। तो यह चीजों को भी आइडेंटिफाई करना है। जो हमारी पुरानी शिक्षा व्यवस्था थी, वो बच्चों पे सिलेबस को थोपती थी, लेकिन जब से नई शिक्षा नीति लागू हुई है, उसके बाद से किसी भी बच्चे पे कोई भी सिलेबस थोपा नहीं जा रहा। तो ये शिक्षक का ही काम होता है, क्योंकि नीति लागू करना सरकार का काम है, लेकिन इसको सुचारू रूप से चलाना शिक्षक का काम है। शिक्षक ही इसको सुचारू रूप से चला सकते हैं। ठीक है। दूसरा टॉपिक हमारा शिक्षण विधियों का चयन, सिलेक्शन ऑफ टीचिंग मेथड। मनोविज्ञानी की मदद से शिक्षक यह तय कर सकता है कि किस उम्र बच्चों को कैसे पढ़ाना है। क्या है कि मान लीजिए कि छोटे बच्चों को हम लोग खेल खेल में पढ़ाते हैं, प्ले वे मेथड को कहानियों के माध्यम से पढ़ाते हैं, जबकि बड़े प्रोजेक्ट्स को डिस्कस मेथड। क्योंकि मान लीजिए कि प्ले मेथड से तो हम क्लास 5 क्लास 4 के बच्चों को पढ़ा सकते हैं, लेकिन जैसे कि आप लोग ग्रेजुएशन के छात्र हैं, तो आप लोग को तो प्ले मेथड से नहीं पढ़ा सकते, क्योंकि वो आपका दिमाग उस टाइप का विकसित हो चुका है कि हम उस पॉइंट्स को बोलेंगे तो बहुत बेतुका सा लगेगा। तो हम लोग उस पे क्या करते हैं, डिस्कशन मेथड का यूज करते हैं कि चलो आप कितना पढ़ के आए, हम कितना पढ़ के आए, इस सब टॉपिक पे डिस्कस करेंगे आपस में बैठ के, और डिस्कशन से ज्ञान का आदान प्रदान करेंगे। उस ज्ञान के आदान प्रदान से क्या होगा कि हम लोग का रुचि बढ़ेगा। कि मान लीजिए हम कोई टॉपिक नहीं पढ़े हैं और मेरा कोई सहपाठी उस टॉपिक को पढ़ा है, उससे रिलेटेड वो क्वेश्चंस किया, आंसर किया, तो हम लोग को थोड़ा सा रुचि बढ़ेगा। हम घर, क्योंकि इस एज में क्या होता है ना, कि थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आ जाती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, हम लोग को लगभग पता होता है कि अगर हमें ये एग्जाम क्रैक करना है तो हमें ये सब चीजें पढ़नी पड़ेगी। तो हम लोग ग्रुप डिस्कशन करते हैं, डिस्कशन मेथड का उपयोग करते हैं। उसके बाद है सॉल्विंग बिहेवियर इशू। कक्षा में कुछ बच्चे बहुत आक्रामक होते हैं, वो बात बात पे विरोध करते हैं, उनका बहुत एग्रेसिव एटीट्यूड होता है। तो अब कुछ बच्चे होते हैं जो बहुत शर्मीले होते हैं, और कुछ बच्चों का पढ़ाई में ध्यान नहीं लगता। बाल मनोवैज्ञानिक शिक्षक को इन व्यवहारों के पीछे मूल कारण को जानना है। अगर वो एग्रेसिव बच्चा है तो क्या कारण है, क्यों एग्रेसिव है। या तो उसका वैसा माहौल मिल रहा है, फैमिली का ऐसा माहौल है, उसके आसपास का माहौल है, या फिर वो गलत संगत में पड़ चुका है, या फिर उसका कुछ जरूरी, कुछ अच्छा उसका मांग है जो कि हम लोग पूरा नहीं कर पा रहे हैं। तो उसके बातों को समझना है। कुछ बच्चे होते हैं कि बहुत शर्मीले होते हैं, वो बोल नहीं पाते हैं,
तो उनको से बात करना है कि आप लोग आपस में डिस्कशन करना है, ग्रुप डिस्कशन का उनको पार्ट बनाना है, उनको बढ़ा चढ़ा के बोलने का मौका देना है, ताकि उनका जो हेजिटेशन है वो खत्म हो सके। ठीक है। कुछ बच्चे का कंसंट्रेशन प्रॉब्लम होता है, क्योंकि अभी कंसंट्रेशन प्रॉब्लम बहुत बड़ा इश्यू है, क्योंकि जब से ये रील्स वगैरह सब आया है तो कंसंट्रेशन लेवल को बहुत हद तक भंग कर दिया है। क्योंकि अभी क्या है कि शॉर्ट टाइम पीरियड कंसंट्रेशन का प्रॉब्लम हो रहा है। हम लोग कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं शॉर्ट टाइम तक तो हमें इंटरेस्ट रहता है, लेकिन एक वक्त ऐसा आता है कि हमारा इंटरेस्ट उस टॉपिक से खत्म हो जाता है और हम लोग उस टॉपिक को हटा देते हैं, तो हमारा इंटरेस्ट कैसे बनने रहेगा। ये सब बातों को शिक्षक को बहुत अच्छा से ध्यान देना है। चार, देखिए बाल में मनोविज्ञानी के प्रमुख सिद्धांत पे हम चर्चा करते हैं, मेजर थ्योरीज। ठीक है। जीन पियाजे का सिद्धांत बहुत फेमस सिद्धांत है। उन्होंने बताया कि नन्हे बच्चे जो होते हैं वो वैज्ञानिक होते हैं। उनके दिमाग में हजारों आइडियाज होते हैं, वो एकदम नए उनके पास थॉट्स होते हैं। वो दुनिया को खुद अनुभव करके सीखते हैं। उनको उम्र के साथ सोचने का तरीका उनके पास है। उनके पास एक वरदान है कि जैसे जैसे उनका उम्र बढ़ेगा और वो कम एज में ही अपने तार्किक सोच को अच्छा डेवलप कर दिए, तो उम्र बाय उम्र उनके तार्किक सोच में बदलाव होते चला जाएगा, उनका और तार्किक सोच अच्छा होते चला जाएगा। तो वो बोले थे लिटिल साइंटिस्ट। ठीक है। लेव वार्स्की का सिद्धांत था कि सामाजिक सांस्कृतिक विकास पे जोर दिया। उनका मानना था कि बच्चा समाज, संस्कृति, भाषा के माध्यम से ज्यादा सीखता है। उनका एकदम कहना सही था कि बच्चा सबसे ज्यादा कहाँ सीखता है, समाज से, सांस्कृतिक से और अपने भाषा से। अब उसका जो सांस्कृतिक है उस संस्कृति से वो जुड़ेगा, अपने भाषा को समझेगा। और लास्ट में था हमारा बीएफ स्किनर। इनका सिद्धांत था कि अच्छे काम का इनाम देने से बच्चा उस काम को दोहराता है। देखिए रिवॉर्ड्स, रिवॉर्ड्स के रूप में हम क्या दे सकते हैं, शिक्षा के रिवॉर्ड्स के रूप में क्या दे सकता है, एप्रिसिएशन दे सकता है, उनको टाइम टाइम पे गिफ्ट दे सकता है थोड़ा बहुत। तो सबसे बड़ा टीचर का गिफ्ट है छात्रों के लिए एप्रिसिएशन। अगर कोई छात्र अच्छा कर रहा है तो उसको अच्छे से एप्रिसिएट करिए। अगर कोई छात्र गलत काम कर रहा है, अगर उसी काम को लगातार गलत काम लगातार कोई छात्र कर रहा है, अगर उस काम को आप टोक दीजिएगा तो वो छात्र काम करना वो छोड़ देगा। तो आप थोड़ा सा शिक्षक का ये भी काम होता है कि उसके निजी जीवन में अगर कुछ गलत काम कर रहा है तो एक बार जरूर टोक देना चाहिए, क्योंकि वो शर्मा जाएगा, वो आगे से वो काम को नहीं करेगा। ये थोड़ा सा ये इनका बीएफ स्किनर का मानना था ये चीज। तो अब थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा टॉपिक है, यहाँ पे शिक्षकों के लिए क्या सुझाव है, उनको सहानुभूति रखना सभी छात्रों के साथ, तुलना नहीं करना है, जैसे कल की क्लास में हम बोले थे, सकारात्मक प्रेरणा देना है, सुनने की आदत भी डालना है, बच्चे की बातों को सुनना है। ठीक है। अब थोड़ा सा हम आ जाते हैं निष्कर्ष में, कंक्लूजन। बाल मनोवैज्ञानिक शिक्षा का वह नींव है, बिना मनोविज्ञान के शिक्षा एक ऐसी इमारत की तरह है जिसका कोई नींव नहीं है। आज के आधुनिक युग में बाल केंद्रित शिक्षा प्रणाली बच्चों को केंद्र में रखा जाता है। एक सफल शिक्षक वही है जो बच्चे के दिमाग में पढ़ने के साथ साथ उसके दिल को भी समझे। जब एक शिक्षक मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाता है तो कक्षा का माहौल तनाव मुक्त, आनंददायक और अत्यधिक उत्पादक बन जाता है। उत्पादक से मतलब अच्छे हमारे बच्चे लाइफ में सक्सेस करते हैं। इससे ना केवल बच्चों का बौद्धिक विकास होता है, बल्कि वो एक स्वस्थ मानसिक स्थिति के साथ समाज के बेहतरीन नागरिक बनते हैं। तो आज का हमारा चाइल्ड साइकोलॉजी क्लास इतना ही था। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। तब तक के लिए अपना अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।